चलो एक बार क्विकली रिकैप करते हैं लास्ट सेशन का और फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है आपके पोर्टल पे, आपको पोर्टल का एक्सेस मिला होगा। फर्स्ट डे का कोई नोट्स नहीं था क्योंकि हमने सिर्फ डिस्कशन किया था कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सेकेंड डे की ये जो डे टू डीएस करके जो फाइल है, ये जुपिटर नोटबुक फाइल है। आप इसे डाउनलोड करके ओपन कर पाएंगे तो ये यही जुपिटर नोटबुक फाइल है। और ये दोनों दिन की रिकॉर्डिंग है, ये फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है, ये सेकंड डे की रिकॉर्डिंग है। ओके ठीक। ये वही फाइल है जो हमने लास्ट टाइम यूज की थी अपने सेशन में, जुपिटर नोटबुक फाइल। ओके, तो हमने लास्ट डे सेशन में नंपाई एरे स्टार्ट किया था। तो हमने पढ़ा था कि नंपाई पाइथन का एक मॉड्यूल है जो यूज होता है न्यूमेरिकल पाइथन के लिए। हमें नंपाई मॉड्यूल दो चीजें प्रोवाइड करता है, एक नंपाई एरे। नंपाई एरे हमें हेल्प करते हैं डेटा के स्ट्रक्चर को समझने में, और डेटा के स्ट्रक्चर पे हम किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लेटर ऑन जब हम रियल डेटा सेट पे काम करेंगे उसमें। तो नंपाई एरे में हमें 1D डेटा, 2D डेटा और 3D डेटा पे काम करने की हेल्प मिलती है। और नंपाई हमें प्रोवाइड करता है न्यूमेरिकल प्रीडिफाइंड फंक्शंस और स्टैटिस्टिकल प्रीडिफाइंड फंक्शंस, जो हम लेटर ऑन यूज करते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने में। क्योंकि हमें कोई भी, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो हमें हमारे लिए ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं होगा वो ऑपरेशंस मैनुअली परफॉर्म करना डेटा पे, इसलिए नंपाई मॉड्यूल हमें वो प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो ये दो चीजें हैं, इसलिए नंपाई हमारे लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है। फिर हमने एरे के बारे में समझा था कि भाई जब हमारे पास ऑलरेडी पाइथन में लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है तो फिर हम नंपाई एरे क्यों यूज कर रहे हैं। तो हमने वही देखा था कि हम लिस्ट के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। बीइंग ए डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेटा के बीच में, यानी कि दो कॉलम्स के बीच में जनरली मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन लिस्ट का यूज अगर हम करेंगे डेटा साइंस में और डेटा एनालिसिस में तो हम वो मैथमेटिकल ऑपरेशन फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाएंगे। लेकिन नंपाई एरे की हेल्प से हम डेटा के बीच में वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है कि हम लिस्ट की जगह नंपाई एरे यूज करते हैं डेटा साइंस में और डेटा एनालिसिस में। दूसरा, हमने देखा था कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है तब बात अलग है, लेकिन जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तब फिर लिस्ट का जो परफॉर्मेंस है वो स्लोअर होता है देन एरे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नंपाई एरे है उसकी परफॉर्मेंस फास्टर होती है देन लिस्ट। जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो नंपाई एरे उसको फास्टर प्रोसेस करता है देन लिस्ट। और नंपाई एरे स्पेस भी कम लेता है लिस्ट की जगह पे। तो जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तब फिर हम लिस्ट की जगह नंपाई एरे प्रेफर करते हैं। और ये कुछ रीजंस हैं, इनकी वजह से हम लिस्ट पे ना ऑपरेशंस परफॉर्म करके या लिस्ट को ना यूज करके हम नंपाई एरे यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास में 1D 2D और ND। ND मीन्स एन डायमेंशनल। एन डायमेंशनल मीन्स एन का मतलब है वो 1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, बट हम उसको 3 तक लेके जाते हैं, इसलिए थर्ड वाले को एक्चुअल में वो 3D एरे है, बट हम उसे ND एरे भी लिख देते हैं, या मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 3D। तो 1D एरे कौन सा होता है, हमने समझा था कि 1D एरे जिसमें 1 डायमेंशन होती है। हमारे डेटा में से सिंगल रो या सिंगल कॉलम को हम 1D एरे बोलेंगे, जिसमें एक सिंगल रो है या एक सिंगल कॉलम है, उसे हम 1D एरे बोलेंगे। तो 1D एरे में हमने देखा था कि हम एरे कैसे बनाएंगे। नंपाई मॉड्यूल का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है एरे, जिससे हम 1D 2D और 3D एरे बना सकते हैं। 1D एरे में ये एक रो है हमारे पास में जिसमें हमने मल्टीपल वैल्यूज ऐड किए हैं। एंड में एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है जिससे हम डायमेंशन चेक कर सकते हैं एक एरे की। तो ये बता रहा है कि ये एक एरे है जो 1D एरे है। शेप ये बताता है कि आपके एरे की शेप क्या है। तो यहाँ पे जो शेप है वो 8 है, यानी कि 8 वैल्यूज हैं आपके एरे में। सिर्फ एक ही डायमेंशन है इसलिए एक ही आ रहा है, अदरवाइज ऐसे आता
8,4 या 8,2, अगर ये 2D होता तो, और अगर 3D होता तो 8,2,2 ऐसे करके फिर 3 वैल्यूज आती टुपल के अंदर। डी टाइप हमें बताता है कि हमारे एरे में किस टाइप का डेटा टाइप है। तो हमने देखा इसमें इंटीजर 64 आ रहा है, इंट का मतलब इंटीजर 64 यहाँ पे बाइट साइज है। बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर का वैल्यू का जो साइज होता है नंपाई एरे में वो 64 बिट होता है। अगर कई बार हमारे सामने जब मेमोरी का इश्यू आता है तब हम इसे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं चेंजेस, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक चीज हमने और देखी थी कि नंपाई एरे, नॉट नंपाई एरे, एरे एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो हर प्रोग्रामिंग में आपको देखने को मिलेगा। इवन ये आपको जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में आप एरे डेटा स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। एरे डेटा स्ट्रक्चर का जो एक यूनिवर्सल रूल रहता है वो ये रहता है कि एरे में आप सिर्फ होमोजीनियस डेटा ही रख सकते हैं। आप एरे में हेट्रोजीनियस डेटा नहीं रख सकते। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का डेटा, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप का डेटा। तो एरे के अंदर हम सिर्फ सेम टाइप का ही डेटा रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप का डेटा नहीं रख सकते। अब पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, तो जब हम पाइथन में कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो नंपाई एरे है चाहे और किसी तरीके का एरे है, तो हम टाइप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। नॉट ओनली एरे का, हम पाइथन में किसी भी वैल्यू का टाइप नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि आप इसमें इस टाइप की वैल्यू रखने वाले हैं, क्योंकि पाइथन तो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, स्टैटिक नहीं है। यही एक रीजन है कि हम अपने एरे का टाइप नहीं बताते कि हमारे एरे में इंटीजर वैल्यू आएगी या फ्लोट, लेकिन एरे का रूल तो है कि भाई वो सेम टाइप की वैल्यू रख सकता है, वो डिफरेंट टाइप की वैल्यू नहीं रख सकता। इसलिए जब मैंने इंटीजर के साथ में एक फ्लोट वैल्यू रखी 90.5, अब मैंने कहीं टाइप नहीं बताया लेकिन मैंने यहाँ पे हेट्रोजीनियस वैल्यू रख दी। एक होमोजीनियस वैल्यू हमने रखी तो होमोजीनियस में इंटीजर आया, लेकिन जब मैंने इंटीजर और फ्लोट दोनों रख दी तो अब फ्लोट तो ऑटोमेटिकली इंटीजर में नहीं कन्वर्ट हो सकती, लेकिन इंटीजर ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो सकती है। अगर मैं 2 को 2.0 भी लिखूंगा तब भी वो 2 की तरह ही काम करेगा। इसलिए अपने रूल को मेंटेन करने के लिए नंपाई एरे ने क्या किया, बाकी की जो सारी इंटीजर वैल्यूज थी उनको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरीके से इनिशियली होमोजीनियस डेटा ही स्टोर हुआ एरे के अंदर, हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर नहीं हुआ। वो अपना रूल अभी भी मेंटेन करके चल रहा है। आप चाहे किसी भी तरीके का डेटा रखें, लेकिन इनिशियली एरे में होमोजीनियस डेटा ही जाएगा। इसलिए जब हमने डेटा टाइप चेक किया उसका तो फ्लोट आया, इंटीजर नहीं आया। वहीं अगर हमने इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग रख दिया, अब स्ट्रिंग ना तो फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता, ना स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता, लेकिन एक इंटीजर और फ्लोट को स्ट्रिंग में जरूर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए आपने देखा उसके बाद में हर एक वैल्यू स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट हुई। और इससे एक पॉइंट मुझे अभी बहुत अच्छे से समझ में आता है कि मैं नंपाई एरे में अगर किसी भी तरीके का डेटा रखूं, वो इनिशियली उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करके ही स्टोर करने वाला है। ये चीज मुझे याद रखनी है। फिर हमने देखा था कि जो 1D एरे होता है उसमें वैल्यूज इंडेक्स बेस्ड स्टोर होती है। इंडेक्सिंग हमने देखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की इंडेक्सिंग होती है हमारे पास, जस्ट लाइक लिस्ट, जैसे लिस्ट में होती है। तो हम इंडेक्स बेस्ड ऑपरेशन कर सकते हैं। हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमने स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट देखा था। स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एक बार स्लाइसिंग हमने लिस्ट में पढ़ी थी, जब हमने पाइथन में लिस्ट पढ़ी थी तब हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी। एक बार स्लाइसिंग हम यहाँ पढ़ रहे हैं नंपाई एरे में, और एक और बार हम स्लाइसिंग पढ़ेंगे जब हम पांडास मॉड्यूल पढ़ेंगे, जब हम एक्सेल डेटा पे या सीएसवी डेटा पे काम करेंगे। तो हमने पढ़ा था स्लाइसिंग में स्टार्ट होता है, एंड होता है, स्टेप होता है। कहाँ से स्टार्ट करनी है स्लाइसिंग, कहाँ एंड करनी है, कितना स्टेप हम चलेंगे। तो जो एंड रहेगा वो हमेशा N-1 रहेगा, और स्टेप जो रहेगा वो हमेशा बाय डिफॉल्ट +1 रहेगा, इस तरीके से। फिर हमने उसके बाद में स्लाइसिंग में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के स्लाइसिंग ऑपरेशन किए थे। हमने उसके बाद 2D एरे पढ़ा। 2D एरे यानी कि जिसमें 2 डायमेंशन होती हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। ये जो एरे हमने क्रिएट किया, ये एरे हमने 3x3 यानी कि 3 रो और 3 कॉलम। इसलिए जब हमने एंड चेक किया तो 2 आया, और जब सेप चेक की तो फिर उसके बाद में 3,3 यानी कि 3 इसमें रो हैं और 3 इसमें कॉलम्स है।
एक चीज और हमने यहाँ पे 2D एरे के बारे में डिस्कस की थी, वो सबसे लास्ट पॉइंट था हमारा, और वो था कि जब हम 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं तो हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, तभी 2D एरे सक्सेसफुली क्रिएट होगा। अगर किसी भी रो में नंबर ऑफ कॉलम बाकी की रो से मैच नहीं होते, या तो एक आध एक्स्ट्रा है या एक आध कम है, तो फिर वो 2D एरे में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि 2D एरे सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होगा। इसलिए ये गोल्डन रूल हमें हमेशा याद रखना है जब हम मैनुअली बना रहे हैं एक नंपाई एरे, तो हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल होने चाहिए। यहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपका कोई क्वेश्चन है इसमें अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो ऑल ओके। ठीक है, चलो फिर ना आगे कंटिन्यू सर, करते हैं। अभी अभी तक। तो 2D एरे में भी डेटा इंडेक्स बेस्ड स्टोर होता है। रो का इंडेक्सिंग और कॉलम का इंडेक्सिंग, दोनों का ही इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि जो रो है पहली वाली वो जीरो इंडेक्स पे है, दूसरी वाली वन पे, तीसरी वाली टू पे। जो कॉलम है वो भी पहला इंडेक्स जीरो पे है, फिर वन है और फिर टू है। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो। मैट्रिक जरूरी नहीं है कि 3 बाई 3 की हो, ये मैट्रिक कितनी बाई कितनी की भी हो सकती है। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये जीरो है, ये वन है और ये टू है। तो पहला वाला जो वैल्यू होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? जीरो रो जीरो कॉलम, जीरो रो वन कॉलम, जीरो रो टू कॉलम, वन रो जीरो कॉलम, वन रो वन कॉलम, वन रो टू कॉलम, टू रो जीरो कॉलम, टू रो वन कॉलम एंड टू रो टू कॉलम। सो अगर सपोज करो मुझे यहां से 9 निकालना हो, तो मैं कैसे देखूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये कौन सी रो में आता है। तो मैं लिखूंगा कि भाई ये आता है सेकंड इंडेक्स वाली रो में। फिर मैं देखूंगा ये कौन से इंडेक्स के कॉलम में आता है। अच्छा, ये आता है भाई सेकंड इंडेक्स के कॉलम में। तो टू एक्सेस दिस 9 द कोऑर्डिनेट विल बी 2,2। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। ये -1 हो गया, -2, -3, -1, -2, -3, इस तरीके से। सॉरी, -1, -2, -3। हाँ, तो ये जो 9 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1, -1। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ दोनों तरीके की इंडेक्सिंग होती है। तो अगर मुझे 9 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? ARR1 ऑफ 2,2। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ARR1 ऑफ 2 एंड देन अनदर ब्रैकेट में 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। अब सपोज करो अगर मुझे यहाँ से निकालना है 8, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाई 8 कौन सी वाली रो में आता है? पहले रो आती है, तो हमने कहा भाई ये आता है सेकंड इंडेक्स की रो में। तो फिर ये कौन से कॉलम में आता है? ये आता है वन इंडेक्स के कॉलम में। इंडेक्स बाय चलते हैं हम लोग, इसलिए लिखेंगे 2,1 8 को एक्सेस करने के लिए। 2D एरे में स्लाइसिंग भी की जाती है, और एक्चुअल में देखा जाए तो लेटर ऑन हमें स्लाइसिंग 2D एरे में ही करनी है, क्योंकि जो हमारा डेटा होगा, जो एक्सेल वाला और CSV वाला, वो एक 2D डेटा ही होगा। तो मैं एक 2D एरे बनाता हूं, मैं वैल्यूज थोड़ी अलग रखता हूं, और इसका शेप भी चेंज करते हैं, 3 बाई 3 ना लेके इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो मैंने शेप चेंज कर दिया। अब ये शेप अगर आप देखोगे, ARR1 डॉट शेप, ये है 3,4, यानी कि 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं।
एक रो, दो रो, तीन रो और चार कॉलम। अब अगर मुझे इसमें स्लाइसिंग करना है, सपोज कर रहे हो मुझे निकालना है इसमें से 60 90 और 92 और 100, ये मुझे इसमें से एक्सेस करना है। तो सबसे पहले जो स्लाइसिंग होगी वो रो के लिए होगी, फिर जो स्लाइसिंग होगी दूसरी वो कॉलम्स के लिए होगी। तो जो हमारा डेटा है वो कौन सी रो के इंडेक्स में आता है, वन इंडेक्स वाली रो में आता है और टू इंडेक्स वाली रो में। यानी कि मुझे वन इंडेक्स वाली रो और टू इंडेक्स वाली रो सेलेक्ट करनी है। तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, वन से। लेकिन एंड कहां करूंगा, एंड में थ्री पे करूंगा, टू पे नहीं एंड करूंगा। अगर मैं टू लिखूंगा तो वो वन तक ही जाएगा, क्योंकि एंड हमेशा एंड माइनस वन रहता है। इसलिए मैं लिखूंगा वन कॉलन्स थ्री, ताकि मुझे वन मिल सके और टू मिल सके। हालांकि मेरा एंड टू है, तो अगर मैं टू नहीं भी लिखूंगा, सिर्फ वन कॉलन्स लिख के छोड़ दूंगा, तब भी वो टू तक ही जाएगा, क्योंकि इससे आगे कोई और रो है ही नहीं। इससे आगे अगर कोई और रो होती तो थ्री लिखना 100% मैंडेटरी होता, लेकिन क्योंकि इसके आगे कोई रो नहीं है, इसलिए थ्री एक ऑप्शनल हो जाता है। अगर आप लिखेंगे थ्री तब भी टू तक जाएगा, नहीं लिखेंगे तब भी टू तक जाएगा, क्योंकि उसके आगे कोई रो और है ही नहीं। और इस तरीके से मैंने वन इंडेक्स वाली रो और टू इंडेक्स वाली रो को सेलेक्ट किया। अब बात करते हैं कॉलम की। तो ये जीरो इंडेक्स कॉलम हुआ, ये वन, ये टू और ये थ्री। तो जो कॉलम मुझे चाहिए वो सेकंड इंडेक्स का और थर्ड इंडेक्स का। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, टू से, और जाएंगे कहां तक, फोर तक, ताकि वो थ्री पे रुके, क्योंकि एंड हमेशा एंड माइनस वन। अब इस केस में भी क्योंकि हमारा लास्ट थ्री है, तो अगर मैं फोर नहीं लिखता तब भी थ्री तक जाएगा, और अगर लिखता हूं तब भी थ्री तक जाएगा। और इस तरीके से हमें 60 90 और 92 और 100 मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वन कॉलन थ्री एंड टू कॉलन फोर। एक बार रन करके देखते हैं लिख के, ARR1 ऑफ वन कॉलन्स थ्री कॉमा टू कॉलन्स फोर, और आप देखेंगे 60 90 92 और 100। क्लियर है अमित? मुझे क्लियर है। लगता है आप ही अकेले हो सेशन में, बाकी के लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्यादा जल्दी होता है क्या सुबह सुबह? आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सा जल्दी तो है। मैंने तो कहा तो बिकॉज था कि सैटरडे किला टीम संडे है से ना, तो सैटरडे संडे में नॉर्मली लोग थोड़ा बाग सा रेस्ट कर रहे होते लंच हैं, टाइम। मेरे लिए भी थोड़ा सा रनिंग होता है सुबह नहीं, 8 मैं बजे तो सुबह 5 बजे उठने वाला बंदा हूँ, इट इज ओके फॉर मी। मैं भी पाँच, साढ़े पाँच, पाँच तो नहीं, 5:30 बजे उठ चुका हूँ मैं। और मैं बाहर से ही आ रहा हूँ थोड़ा बहुत घूम फिर के, तो मैं भी 5:30 बजे उठ जाता हूँ। बट हाँ ठीक है। बट आप एक बार चेक कर सकते हैं, इनकेस थोड़ा सा आगे पीछे हो तो। आगे पीछे में और दिक्कत ये है पॉसिबल। कि मेरा इसके बाद 10 बजे एक बैच है, वो शिफ्ट होगा तो ही ये शिफ्ट हो सकता है। ओके। जब तक वो शिफ्ट नहीं होगा तब तक ये शिफ्ट नहीं हो सकता। तो वो क्या है कि वो ऑन गोइंग बैच है, मिड में जा चुका है, और उसमें 40+ है, और 40+ को मनाना बड़ा चैलेंजिंग है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे खैर बात की जा सकती है, बट ये फिर आप जानते ही हैं कि कई सारे लोगों को कंसर्न रहता ही है उसमें फिर भी। तो इसलिए मैंने बोला था टीम से कि भाई आप देखो, तो उन्होंने कहा था कि अभी तो सर 8 बजे वाला ही कर लेते हैं, फिर जनवरी में देखेंगे। मुझे लगता नहीं, बिकॉज ये थर्ड क्लास है ना अभी, जैसे काफी सारे लोग अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या फिर हाँ, उन्होंने ऑप्ट नहीं करना चाहते बिकॉज इट टू अर्ली। तो यही चीज मैंने बोला था लास्ट टाइम, आज मैं फिर से क्या टीम को रखूंगा ये पॉइंट, क्योंकि एक दो में वो रहेगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी मतलब बैच की। जब मान लो आप अगर दो नहीं आते तो फिर बैच होगा कैसे? हम्म, ज्यादा लोग रहते तो चलो ये है कि भाई मान लो अमित किसी काम में बिजी है, बाकी सब लोग प्रेजेंट है, तो अमित वीडियो से देख सकते हैं, बट बैच इज ऑन गोइंग। अब नहीं। इसमें क्या है, एक दो में फिर वो डिपेंडेंसी सी बन जाती है। मैं एक बार बात करता हूँ ऐसे कैसे सक्सेस होगा ये। चलो, एक्चुअल में थोड़ा सा होता है, जब तक किसी चीज की बहुत ज्यादा नीड नहीं होती तो हम उसको उस तरीके से मतलब नहीं लेके चलते। तो थिंग इज कि लोग वाग पढ़ रहे हैं डेटा साइंस को, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उसको एट द टाइम। हम्म, तो इतना ज्यादा नीडेड नहीं है इस पॉइंट पे कि भाई ठीक है मुझे तो यार करना ही करना है, मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो इट्स जस्ट लाइक द सेकेंडरी थिंग। इसलिए तो देखा है ना, कभी कभी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, ऑफिस की कोई ट्रेनिंग आती है, मैंडेटरी ट्रेनिंग्स जो होती हैं सिक्योरिटी वगैरह की, या फिर साइबर एंड एथिक्स की, इस तरीके की। वो correct. बस इतना होता है कि भाई उसको खत्म करो, हमारे यहाँ तो ऐसा रहता है।
क्योंकि वो नहीं करनी सब होती है, मतलब वो मैंडेटरी होती है, आप उसको किसी भी तरीके से स्किप नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं। नहीं, डेफिनेटली वो कंप्लायंस है ना, वो तो। कंप्लायंस है, वो करना ही करना है आपको। करेक्ट तो बस करेक्ट। ये रहता है, मैं तो उसमें क्लिक 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 करके बस लास्ट तक पहुंच जाओ। फिर आता है उसमें असेसमेंट, उस पे 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो पहली बार में सारे जो भी मना है वो सबमिट करो और सबमिट कर दो, तो वो क्या है, फिर वो दिखाता है भाई ये आपका गलत है, स्कोर आप पास नहीं हुए। तो फिर वो दिखाता है सजेशन, सजेशन पे जाओ, सारे सारे आंसर देखो और दोबारा से रीटेक मारो, 100% करेक्ट, और फिर सबमिट कर दो, खत्म कहानी। हाँ नहीं, सब लाइक ऐसे ही चलता है सब जगह पे। नथिंग डिफरेंट। हाँ नहीं, क्लाइंट का भी होता है और इधर ऑफिस का भी, अब काम ही इतना होता है, कहाँ से ट्रेनिंग हो जाए वो वाली बैठ के कि भाई करेक्ट करेक्ट। ठीक है आप उसमें बैठ के 2-4 घंटे के लिए आराम से पढ़ रहे हो। चलो, तो ये स्लाइसिंग हम इस तरीके से इसमें परफॉर्म करते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। तो मान लो मुझे इस बार सेलेक्ट करना है 21, 51, 39 और 60। तो सबसे पहले रो की बारी आती है। तो जो इस बार रो है हमारी वो 0 है और 1 है। ठीक है। तो मैं लिखूंगा 0:2। अब मैं इसको ऑप्शनल में नहीं छोड़ सकता। देखो अगर मैं यहाँ 3 नहीं लगाऊंगा तो भी मेरे आंसर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम्म, और अगर मैं 3 लगाऊंगा तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद रो ही नहीं है, तो 3 एक ऑप्शनल में चला जाता है। लेकिन यहाँ अगर मैं 0 कॉलम्स लिख के छोड़ दूंगा तो वो 0 इंडेक्स वाली रो सेलेक्ट कर लेगा, 1 इंडेक्स वाली और 2 इंडेक्स वाली। लेकिन मुझे 2 इंडेक्स वाली नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा डेटा सिर्फ 0 इंडेक्स वाली रो में है और 1 इंडेक्स वाली रो में। इसलिए 2 लिखना मेरे लिए मैंडेटरी है। तब मुझे फर्स्ट 2 रो मिलेंगी। तो पहले हम देखेंगे मेरे पास 2 रो आ चुकी है। अब इसमें से जो डेटा मुझे सेलेक्ट करना है वो है 21, 51, 39, 60, यानी कि अब कॉलम की बारी आती है। तो कॉलम में ये 0 इंडेक्स कॉलम नहीं चाहिए, 1 इंडेक्स कॉलम चाहिए वन और इज टू 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 इंडेक्स यानी कि 1 कॉलम्स 2 नहीं लिखेंगे। 2 लिखेंगे तो वो फिर 1 पे ही रुक जाएगा, क्योंकि एंड हमेशा एंड -1 रहता है। इसलिए 3 लिखेंगे, 1:3, ताकि 1 इंडेक्स चले और 2 इंडेक्स चले। ठीक है, तब जाके हमें 21, 51, 39 और 60, ये हमेशा याद रखना है, एंड हमेशा एंड -1 रहता है। तो अगर मुझे 2 तक चाहिए तो मेरा एंड 3 रहेगा, और अगर 3 तक चाहिए तो 4 रहेगा। ये चीज हम याद रखें। अब हम 3D एरे पे आते हैं। सो 1D हो गया, 2D हो गया, 3D। 3D एरे की मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ, मतलब एक इमेज देखते हैं यहाँ पे गूगल पे, उससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि 3D एग्जैक्टली है क्या। नमपाई 3D एरे। ओके, तो हमने पढ़ा 1D एरे सिर्फ एक रो या एक कॉलम को हम 1D एरे बोलते हैं। तो 2D एरे क्या होता है, जिसमें मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। ये 2D एरे हमने देखा। अब 3D एरे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3D एरे इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल 2D एरे। और इस तरीके से इसमें 3 डायमेंशन होती है। पहली डायमेंशन नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी डायमेंशन नंबर ऑफ रो, और तीसरी डायमेंशन होती है नंबर ऑफ मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मैट्रिक्स। कितनी मैट्रिक्स हैं इसमें, 2 मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिक्स हैं, 4 मैट्रिक्स हैं। तो 3D एरे कुछ नहीं है, 3D एरे एक नंबर ऑफ मैट्रिक्स है। 3D एरे एक्चुअल में तब यूज किया जाता है जब हम इमेज डेटा या वीडियो डेटा या ऑडियो डेटा, इस तरीके के एक डेटा पे काम करते हैं। जैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन या इमेज प्रोसेसिंग, जब हम आप कहें एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तब जाते हैं, तब ये 3D डेटा एग्जैक्टली हमारा यूज होता है, वहां हम 3D डेटा पे काम करते हैं। तो ये 3D डेटा कुछ नहीं है, 3D डेटा है मल्टीपल 2D डेटा का कॉम्बिनेशन, यानी कि मल्टीपल मैट्रिक्स का जो कलेक्शन है उसी को हम 3D एरे बोलते हैं। और इस इमेज से ये क्लियरली हमें समझ में आता है। चलो, अब एक बार देखते हैं कि बनाते कैसे हम इसको। तो हमें क्या करना है, एक एरे के अंदर मल्टीपल 2D एरे बना देने हैं, बस बन गया हमारा 3D एरे। एक एरे के अंदर मल्टीपल 2D एरे बना देने हैं। और 2D एरे कैसे बनाते हैं ये हमें आता ही है। चलो, ARR2 इज इक्वल टू numpy डॉट एरे। आप ब्रैकेट्स को ध्यान से देखना, मैं ब्रैकेट्स को कैसे यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि हम एक एरे के अंदर मल्टीपल 2D एरे बना देंगे। तो एक एरे के लिए हमने बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, ये वो एरे जिसके अंदर हम मल्टीपल 2D एरे बनाने वाले हैं।
अब ये पहला 2D एरे, ये दूसरा 2D एरे और ये तीसरा, आपको जितने भी बनाने हैं आप हर एक 2D एरे के लिए एक एक स्क्वायर ब्रैकेट लें। दोबारा से देखते हैं। पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो उसके लिए हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल 2D एरे बना सके। मैंने क्या बोला? 3D array is nothing but the collection of multiple 2D array and these all 2D array needs to be in 1D array। तो एक हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट 1D array के लिए बनाया। अब उसके अंदर पहला 2D array, दूसरा 2D array और तीसरा 2D array। अब हर 2D array के अंदर क्या आएगी? नंबर ऑफ रो। और हर नंबर ऑफ रो के अंदर क्या आएगा? नंबर ऑफ कॉलम। और इस तरीके से हमारा 2D array कंप्लीट होगा। तो पहले पहले 2D array के बारे में बात करते हैं। पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, पहला 2D array। अब दूसरे की बात करते हैं। पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। अब तीसरे की बात करते हैं। पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। अब इनके अंदर हम कॉलम्स रख सकते हैं। मैं दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखाता हूं, ध्यान से देखना कैसे लगाया मैंने। ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा 3D अरे है क्या। पहला स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने क्या बताया? जो कि कंटेन करता है मल्टीपल 2D अरे। वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो पहला 2D अरे, हर एक 2D अरे के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा 2D अरे और तीसरा 2D अरे। मैं 3 बना रहा हूं, अगर मुझे चौथा बनाना होगा तो मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगूंगा। अगर 5 बनाने होंगे तो एक और स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा। इस तरीके से मैं कितने भी स्क्वायर ब्रैकेट्स ले सकता हूं। अब हर 2D अरे के अंदर क्या होती है? मल्टीपल रो। और हर रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। इस तरीके से हमारा 2D अरे बनता है। हमने ऊपर देखा अभी। अगर आप यहां देखेंगे तो ये पहला स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर आप देखेंगे ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है, बस। और हर रो के अंदर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स है। इस तरीके से 2D अरे बनता है। तो यहाँ पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, दूसरा वाला कंप्लीट हो गया। पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, तीसरा वाला कंप्लीट हो गया। अब मैं इनके अंदर वैल्यूज रख सकता हूँ। वैल्यूज कुछ भी रखे, 1 2 3, मैं तीन तीन कॉलम रख रहा हूँ हर रो में। 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अगर हम्म। हम एरे को चेक करते हैं तो आप देखेंगे ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है और ये तीसरी मैट्रिक्स है। अब देखो ये कैसे रहता है। दोबारा इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, चाहे 1D हो, 2D हो, 3D हो। सबसे पहले आती है नंबर ऑफ मैट्रिक्स। ये 0, ये 1 और ये 2। तीन मैट्रिक्स हैं। पहली मैट्रिक्स 0 इंडेक्स पे, दूसरी 1 पे, तीसरी 2 पे। ये 0 रो, 1 रो, 2 रो, रो का इंडेक्सिंग वही रहेगा, कॉलम का भी वही रहेगा। 0 इंडेक्स कॉलम, 1 इंडेक्स कॉलम और 2 इंडेक्स कॉलम, इस तरीके से। तो वैल्यूज कैसे सेलेक्ट करेंगे वो देखेंगे अभी। पहले अगर हम देखें यहाँ पे क्या नाम दिया हमने, एरे 2, ar2 डॉट एंड। तो आप देखेंगे ये 3 डायमेंशन है। एंड ARR शेप चेक करेंगे। सॉरी, ARR2 डॉट शेप। तो ये आपको दिखाएगा 3,3। एक सेकंड दो मुझे बस आप।
ओके सॉरी। सो एक चीज मैं आपको छोटा सा डिफरेंस दिखाता हूँ। दो एक पॉइंट जो हम समझते हैं, ये हमें थोड़ा समझ में आया, बट और थोड़ी चीजें समझते हैं। निशांत जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो एरे की शेप आई है 3,3,3, तो पहला होता है नंबर ऑफ रो, पहला। दूसरा होता है नंबर ऑफ कॉलम, और तीसरा होता है नंबर ऑफ मैट्रिक। यही दिखाने के लिए मैं इसमें ओके। एक ओके। नई मैट्रिक ऐड कर रहा हूँ। ठीक ठीक। है, इससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। सो 28, 29 एंड 30, 31, 32 एंड 33, 34, 35, 36। तो अब अगर हम अपने एरे की शेप चेक करेंगे तो आप देखेंगे, सॉरी, नंबर ऑफ मैट्रिक्स पहला रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, देन रो, देन कॉलम। ओके। ARR2 को अगर अब हम प्रिंट करते हैं, sorry, तो ये इस तरीके से रहेगा। तो ये रहता है 0 इंडेक्स मैट्रिक, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स। 0, 1, 2, 0, 1 और 2। तो अब अगर सपोज करो मुझे इसमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी, जैसे मान लो 20 सेलेक्ट करना है, तो मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगा? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन सी मैट्रिक्स में है ये। तो ये 0 इंडेक्स मैट्रिक 1, 2, यानी कि ये सेकंड इंडेक्स वाली मैट्रिक्स में। फिर हम बताएंगे कि ये कौन सी रो में आता है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स आती है, फिर रो आती है, फिर कॉलम आता है। तो अब आया कौन सी रो में है, तो ये 0 इंडेक्स वाली रो में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। फिर आता है कि ये कौन से इंडेक्स की कॉलम में है, तो 0 इंडेक्स कॉलम, 1 इंडेक्स कॉलम, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। तो 20 को एक्सेस करने के लिए जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा 2,0,1। ओके, गॉट इट। हम लिखेंगे ARR2 ऑफ 2,0,1। जब हम इसको रन करेंगे तो हम 20 मिलेगा। तो ये तो हो गया कि हम एक इंडेक्स से वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब अगर हम स्लाइसिंग की बात करें तो स्लाइसिंग में भी सेम रहेगा। पहले स्लाइसिंग होगी मैट्रिक्स के लिए, फिर स्लाइसिंग होगी रो के लिए, और फिर स्लाइसिंग होगी कॉलम्स के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, जस्ट फॉर द रेफरेंस, कि पहला M फॉर मैट्रिक्स, R फॉर रो और C फॉर कॉलम। ठीक है, इस तरीके से रिटर्न होता है। अच्छा, एक चीज इसमें हम बनाते टाइम जरूर ध्यान रखेंगे, जैसे 2D एरे में अगर आपको याद होगा तो एक कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर हम हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू सेम रखते हैं तो ही वो 2D एरे क्रिएट होगा। अगर किसी भी रो में नंबर ऑफ कॉलम अगर इंक्रीज्ड हैं या डिक्रीज्ड हैं तो वो 2D एरे नहीं बनेगा। अब यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट आता है, हर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। पहली बात तो 2D एरे बनाने के लिए ही आपका हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। अब मान लो मैंने इसमें पहली रो में 3 कॉलम रखे, दूसरी में 3 रखे, इसमें सिर्फ 2 रखे, तो ये 2D एरे यही नहीं बनेगा। हम्म। अगर ये वाला 2D एरे सक्सेसफुल नहीं बनेगा तो मेरी मैट्रिक्स ही नहीं बनेगी, तो कहानी यही खत्म हो जाती है। तो ये रूल्स तो मुझे यहाँ फॉलो करना ही है 2D एरे वाला तो। लेकिन वो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हर 2D एरे के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। जैसे आप देखेंगे पहले वाले 2D एरे में 3 रो हैं, दूसरे वाले में भी 3 है, तीसरे वाले में, अब मैं चौथे वाले 2D एरे में अगर एक रो और ऐड कर दूं, से हम्म। 1 2 3 मैं अगर यहाँ ऐड कर दूं, तो आप देखेंगे तुरंत एरर नहीं आया है कि भाई आप ऐसा एरे नहीं बना सकते। करेक्ट, वो 2x2 का भी नहीं हो सकता बेसिकली बिल्कुल। जो। तो यहाँ भी हर मैट्रिक एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो, आपने इमेज जब देखी क्लियरली हमने, तो वो साफ साफ हमें दिखा रहा है कि भाई हर जो मैट्रिक्स है वो एक जैसी शेप जैसी है। तो अगर एक भी मैट्रिक्स की शेप बदल जाएगी तो फिर मैं स्लाइसिंग दूसरी पे और तीसरी पे ढंग से नहीं कर पाऊंगा ना। इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो मैट्रिक का मतलब यही रहता है। सर मैं इसको ना ऐसे विजुलाइज कर रहा था, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम्म जैसे हमारे पास ऊप्स के अंदर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, राइट? तो हम्म सपोज करो एक ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन कर दिया और स्टूडेंट स्टूडेंट की मान लो आपके कुछ इंफॉर्मेशन है जो रोज एंड कॉलम्स में आती है, राइट? सो हम्म दैट इज बेसिकली वन ब्लॉक ऑफ दैट मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स जीरो बोल दिया। फिर
हर स्टूडेंट का जो डाटा है दैट इज बेसिकली टू डायमेंशनल डाटा, और हर हम्म स्टूडेंट के लिए वो मैट्रिक्स का पार्ट हो जाएगा, काइंड ऑफ, राइट। हम्म तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जितने आप रेप्लिकेट बनाओगे उस ऑब्जेक्ट के, वो आपके थ्री डायमेंशनल में वो एक अलग आपका ब्लॉक बनता चला जाएगा, काइंड ऑफ, राइट। तो विजुअलाइजेशन के लिए। हाँ, कह सकते हो आप। लेकिन ये जो इमेज थी, इससे डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको विजुलाइज करो। मुझे थोड़ी अच्छी विजुलाइजेशन मिलती है मैट्रिक 2D से। 2D सिंपल एक एक्सेल डेटा होता है, और अगर हम जब बहुत सारी एक्सेल की सीट को एक साथ रख दें, एक शेप की सीट को, तो वो एक 3D डेटा बन गया। तो वैसे मैं देखूंगा, मुझे कोई इमेज वगैरह का एक एग्जांपल दिखा के डेटा का, 3D डेटा का, हाउ इट्स लुक लाइक एग्जैक्टली 3D डेटा देखेंगे। बट 3D डेटा में सिंपल, जैसे आप कह रहे हो, डेफिनेटली आप उसको वैसे विजुलाइज कर सकते हो। बट हाँ, ये बहुत सारी 2D मैट्रिक्स का कलेक्शन है, बस इतना सा सिंपल रूल है। ओके, एक बार स्लाइसिंग देखते हैं इस पे। तो स्लाइसिंग के लिए वही सेम रूल है, सबसे पहले मैट्रिक्स की स्लाइसिंग होती है, फिर रो की, फिर कॉलम की। अब मान लो मुझे यहां से चाहिए 17 और 18, और यहां से चाहिए 26 और 27। तो ये जीरो इंडेक्स वाली मैट्रिक्स है, ये वन इंडेक्स वाली मैट्रिक्स है, और ये। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे मैट्रिक्स। आपको कौन से इंडेक्स की मैट्रिक्स चाहिए, वन वन इंडेक्स वाली और टू? 1:3। तो अगर 1:2 के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1:3, करेक्ट। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमें वो दोनों मैट्रिक्स मिल जाती हैं जिसमें हमारी वैल्यू थी 17, 18, 26 और 27। तो मेरा एक पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब बात आती है कि भाई हम रो पे आते हैं। तो रो अगर आप देखेंगे तो यहाँ फिक्स है, एक ही रो सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल रो नहीं सेलेक्ट कर रहे। तो मुझे रो के लिए इस बार स्लाइसिंग करने की जरूरत नहीं है। और रो कौन से इंडेक्स वाली रो है? ये है आपकी टू इंडेक्स वाली रो। तो रो के लिए मैं स्लाइसिंग नहीं करूंगा, क्योंकि हम एक ही रो में से डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 17 आया, 18 आया, 26, 27। अब बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं 1 और 2, यानी कि लिखेंगे हम 1 कॉलम्स भी लिख के छोड़ सकते हैं, या 1 कॉलम्स 3 भी लिख के छोड़ सकते हैं। और इस तरीके से 17 मिला, 18 मिला, 26 और 27। सिंपल रूल है, सबसे पहले मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर रो सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में कॉलम। इस तरीके से हम 1D 2D 3D में स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग के कुछ और मोर टिपिकल एग्जांपल्स होते हैं, वो मैं अभी नहीं, आगे के सेशन में डिस्कस करूंगा। तब तक हम इससे फेमिलियर होते हैं। ये बेसिक रूल्स हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट और सिंटेक्स है स्लाइसिंग का। लेकिन कुछ और टिपिकल सिंटेक्स होते हैं, वो मैं आपको अगले वाले सेशंस में डिस्कस करूंगा आपके साथ में, क्योंकि तब तक हम इस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। एंड प्लीज मेक श्योर कि हम साथ की साथ में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, क्योंकि डेटा साइंस आप डेफिनेटली जानते हैं, ये किसी प्रोग्रामिंग की तरह एक जैसा गोल्डन रूल हर जगह पे नहीं रखता। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसका कोई फिक्स सिंटेक्स या फिक्स रूल नहीं होता। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने डेटा सेट पे काम करेंगे, हमें उतने ही नए नई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और हम जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, हम उतना ही कुछ नया सीखेंगे। जैसे मैं आपको और एक बहुत बेसिक भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि वो इससे रिलेट नहीं करता किसी भी तरीके से वो एग्जाम्पल, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो शायद आप समझ पाएंगे। एक जो साइंटिस्ट होता है, जो केमिस्ट्री वाला साइंटिस्ट होता है, वो क्या करता है? एक सेकंड, एक कॉल है। आप मुझे एक सेकंड दो, एक ऑर्डर है, मैं भी आया। ओके।
ओके, सॉरी। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे मान लो कोई नॉर्मल जो साइंटिस्ट होते हैं, अब मान लो उसको कोई एक कुछ कह सकते हैं आप, कुछ उसको रेडी करना है, तो कोई भी एक केमिकल बनाना है या कोई भी एक फॉर्मूला बनाना है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि उन्होंने दो केमिकल्स को एक बार मिक्स किया और बस पहली बार में उनका वो सक्सेस हो जाता है। तो आपने देखा होगा वो बहुत सारे बार टेस्ट करते हैं, फिर फेल होता है, फिर टेस्ट करते हैं, तो मल्टीपल टेस्ट करते हैं एक्चुअल में। और फिर वो देखते हैं कि भाई मुझे सबसे बढ़िया रिजल्ट कौन से वाले टेस्ट से आया, फिर वो उसके साथ आगे प्रोसीड करते हैं। सेम सिनेरियो हमारे साथ होता है डेटा साइंस में। हम क्या करते हैं, हर डेटा में जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास में मल्टीपल एल्गोरिदम हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने एक डेटा सेट उठाया, उसकी प्रॉब्लम पे मेरे पास 10 एल्गोरिदम थे, मैंने उनमें से एक लगाया और उसी के साथ आगे प्रोसीड किया। ये सही नहीं हो सकता। तो हम उस डेटा सेट पे उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मल्टीपल एल्गोरिदम में से जो भी बेस्ट फिटेड होते हैं उस टाइम पे, वो हम उस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि सबसे बढ़िया रिजल्ट हमें कौन से वाले में टेस्ट में से आए। फिर हम उस एल्गोरिदम के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। और ये इसलिए डेटा साइंटिस्ट में जो मेन काम रहता है वो यही रहता है, एक्सपेरिमेंट करने का ऑन डेटा विद डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स, ताकि हम देख पाए कि सबसे अच्छे रिजल्ट्स हमें किस में आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं हमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किस में रिटर्न हो रही है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो मान लो मैंने ए डेटा सेट पे जो भी प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग जो एल्गोरिदम फिट हुआ, मान लो ए डेटा सेट पे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक एक्स एल्गोरिदम फिट होता है, तो जरूरी थोड़ा ही है कि बी डेटा सेट पे भी उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वही एक्स एल्गोरिदम फिट होगा। ऐसा थोड़ा ही है, उस पे कोई और एल्गोरिदम अच्छे से काम कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंडली, अगर मैंने एक डेटा सेट पे ऐसी ही प्रॉब्लम थी तो मैंने वहां एक्स एल्गोरिदम यूज किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल को बी डेटा सेट अगर मुझे मिलता है और उसमें उसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो मैं ब्लाइंडली बिना कुछ किए टेस्ट और मैं सीधा उस पर ऐसा एल्गोरिदम लगा सकता हूँ, नहीं। मुझे वहां भी वो सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इसलिए डेटा साइंस में कोई एक गोल्डन रूल नहीं रहता। हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ठीक है एक्स काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बस आंख बंद की और एक्स उस पर लगा दिया। मैं फिर से टेस्टिंग करूंगा और इस बार हो सकता है कि एक्स एल्गोरिदम से ज्यादा वाई मेरा अच्छे से रिजल्ट दे मुझे, तो मैं फिर वाई के साथ आगे प्रोसीड करूं उस डेटा सेट में। तो हर डेटा सेट के अलग सिनेरियो होते हैं, हर डेटा सेट का अलग पैटर्न होता है, हर डेटा सेट के अलग चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो चीजें हमेशा एक जैसी हर डेटा सेट पे नहीं रह सकती। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस की हमें ज्यादा जरूरत होती है, ताकि मैं जितने ज्यादा डिफरेंट डेटा सेट्स पे काम करूंगा, मैं उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करूंगा और मैं उतने ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करूंगा और उतना ही ज्यादा मुझे सीखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का काम है। और अभी तो हम खैर पढ़ रहे हैं, फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, फिर हम पांडास पढ़ेंगे। वंस वी विल इन पांडास वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेटा सेट। फिर मैं आपको डेटा सेट्स प्रोवाइड करूंगा, कुछ हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मैं आपको डायरेक्टली दूंगा जिन पे आप प्रैक्टिस अपनी तरफ से करेंगे, और इस तरीके से हम अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है। तो हमारा 1D एरे, That's it. 2D एरे, 3D एरे हमने देखा। हम 1D एरे पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे करते हैं, 2D एरे पे कैसे करते हैं और 3D एरे पे कैसे करते हैं। अब कुछ फंक्शंस हैं जो numpy में बेसिक फंक्शंस हमारे यूज होते हैं। अमित, कुछ कहना चाहते हैं आप? No, no, no. Sorry. आपको याद है, अगर पाइथन में आपने पढ़ा हो तो एक रेंज फंक्शन आपने पढ़ा होगा पाइथन में। रेंज फंक्शन के थ्रू हम नंबर्स जनरेट कर पाते हैं, जो लूप वगैरह के साथ आपने शायद यूज किया होगा। तो रेंज फंक्शन का अगर आपको याद हो तो एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है और एक स्टेप होता है। 3 पैरामीटर होते हैं आपके पास उसमें। तो स्टार्ट का मतलब है कि रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, एंड का मतलब है रेंज कहाँ एंड होगी, और स्टेप का मतलब है कि आप रेंज में स्टेप में कितना कितना स्टेप बढ़ेंगे या फिर आप डिक्रीज करेंगे। क्योंकि अगर इंक्रीमेंट रेंज चाहिए तो स्टेप बढ़ेगी, अगर डिक्रीमेंट रेंज चाहिए तो स्टेप घटेगी। तो यहाँ भी जो यहाँ पे क्या रहता है, अगर आपको याद हो, तो जो स्टार्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट वो जीरो से स्टार्ट करता है अगर आप स्टार्ट नहीं देते हैं तो। और जो एंड रहता है वो हमेशा n-1 रहता है, क्योंकि लास्ट स्टेप हमेशा एक्सक्लूडेड रहती है।
ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे 10 तक चाहिए, तो ये मुझे 9 तक ही रिटर्न करेगा, 10th इंडेक्स तक वैल्यू नहीं देगा। अगर हम डिक्रीमेंट की करें बात, तो मैंने कहा जैसे मुझे 1 तक चाहिए, तो 1 इंडेक्स वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, 1 इंडेक्स से पहले ही रुक जाएगा। और अगर आप डिक्रीमेंट में देखेंगे तो 1 से पहली वैल्यू कौन सी होगी, 2 होगी, तो कहां पे रुक जाएगा, 2 पे रुक जाएगा। इसलिए एंड -1 का मतलब ये नंबर ये नहीं होता कि लास्ट पॉइंट इंडेक्स में से एक नंबर घटा दिया, नंबर नहीं, स्टेप घटाना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड -1 को लास्ट स्टेप विल बी एक्सक्लूडेड, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ये एक सही तरीका होगा इसका लिखने का। अगर हम स्टेप की बात करें तो यहां भी जो स्टेप रहता है वो बाय डिफॉल्ट +1 रहता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो एंड और स्टेप रहता है या स्टार्ट रहता है, वो तीनों सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही हो सकती है। और ए रेंज फंक्शन आपको रिटर्न ना तो नंपाई एरे करता और ना ही लिस्ट करता, इसे लिस्ट में और नंपाई एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए हमें नंपाई ने एक और फंक्शन दिया और उसका नाम है ए रेंज। पैरामीटर्स यहाँ पे सेम होते हैं, स्टार्ट यहाँ भी होता है, एंड यहाँ भी होता है, और स्टेप यहाँ भी होता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जो स्टार्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, एंड होता है बाय डिफॉल्ट वो भी एंड -1 रहता है, और स्टेप जो होता है बाय डिफॉल्ट वो भी +1 होता है। तो फिर रेंज में और ए नंपाई वाले ए रेंज में क्या डिफरेंस है? नंपाई वाला ए रेंज फंक्शन आपको डायरेक्ट नंपाई एरे रिटर्न करता है, तो अगर मैं रेंज यूज करूंगा तो उसे मुझे नंपाई एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ए रेंज फंक्शन मुझे सीधा सीधा क्या रिटर्न करता है, एरे रिटर्न करता है, जिसे मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं रेंज फंक्शन ना यूज करके नंपाई मॉड्यूल में नंबर्स जनरेट करने के लिए क्या यूज करता हूं, ए रेंज फंक्शन यूज करता हूं। और दूसरा, ए रेंज फंक्शन का स्टार्ट, एंड और स्टेप एक फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन रेंज में ऐसा नहीं हो सकता। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो अगर आपको याद होगा np.arange, मैंने अगर यहाँ पे सिर्फ 10 दिया तो मैंने स्टार्ट भी नहीं दिया, 10 यहाँ हमारा एंड माना जाएगा, क्योंकि स्टार्ट के पास डिफॉल्ट वैल्यू है, स्टेप के पास डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन एंड के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं। तो अगर 10 देंगे तो एंड रहेगा, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, 0 से लेके 9 तक जाएगा, क्योंकि एंड हमेशा एंड -1 रहता है। स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 है, तो 0 0 +1 1 1 +1 2 2 +1 3, और इस तरीके से 0 से लेके 9 तक क्या रिटर्न कर रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं, ये एक नंपाई एरे रिटर्न कर रहा है। ये एक रीजन है कि हम नंपाई एरे में नंबर्स को जनरेट करने के लिए नॉर्मल अपना रेंज फंक्शन ना यूज करके ए रेंज फंक्शन यूज करते हैं। मैंने कहा मुझे 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 से 9 तक जाएगा। मैंने कहा मुझे 1 से स्टार्ट करना है, 20 तक जाना है, और स्टेप रहेगी 2, तो 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 2 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, और इस तरीके से मिलेगा 1 5 7 9 और 19 तक मिलेगा। लेकिन आपको याद होगा कि हम रेंज फंक्शन में, जैसा मैंने बताया, कि जो स्टेप है, एंड, ये सब फ्लोट नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर ये सब फ्लोट हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि अब जो स्टेप चल रहा है वो पॉइंट टू स्टेप चल रहा है, 1.0 1.2 1.5 सॉरी 4 6 8 एंड देन 2, फिर देन 2.2 2.4 2.6, इस तरीके से। और ये फ्लोट स्टेप हम रेंज फंक्शन में नहीं दे सकते। यहाँ भी नेगेटिव या यानी कि आप कह सकते हैं डिक्रीमेंट रेंज होती है, जैसे कि np.a रेंज, और मैंने कहा मुझे स्टार्ट करना है 10 से, लेकिन जाना है मुझे 1 तक, और स्टेप मैंने कहा -1 है, तो 10 में से -1 करेंगे 9, 9 में से -1 करेंगे 8, 8 में से -1 करेंगे 7, कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, 1 तक नहीं। क्योंकि जब आप डिक्रीमेंट में लास्ट स्टेप को छोड़ देंगे तो फिर सेकंड लास्ट वाली आपकी 2 रह जाएगी। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों तरीके में काम करेगा। सर ये 1D एरे ही रिटर्न करेगा ऑलवेज, 1D राइट? एरे ही रिटर्न करेगा। उस 1D एरे को हम रीसेप कर पाएंगे, तो हमारे पास में आगे एक रीसेप फंक्शन आएगा, जिससे एक 1D एरे को 2D में 3D में बनाया जा सकता है, वो अभी हम देखेंगे। ये जो नंबर जनरेट कर रहा है ए रेंज फंक्शन, ये नंबर सीक्वेंस में जनरेट कर रहा है, आप एक स्टार्ट और एक एंड दे रहे हैं। लेकिन कई बार एज ए डेटा साइंटिस्ट कुछ डेटा जनरेट हमें ऐसा भी करना पड़ता है जो कि रैंडम डेटा हो। ये रैंडम डेटा नहीं है, ये तो आप बता रहे हो कि आपको 2 से लेके 10 तक का डेटा चाहिए। एक बार
मुझे जरूरत पड़ सकती है कि मुझे रैंडम डेटा की जरूरत पड़े। वो रैंडम डेटा हम कैसे जनरेट करेंगे numpy में? तब फिर हमारे पास में एक फंक्शन आता है np.rand.randint .random.randint। अब यहां ध्यान से देखना पैरामीटर्स क्या हैं। अब ये जो वन है वो स्टार्ट नहीं है, वन का मतलब होता है लोएस्ट लिमिट। अब जो 100 है वो एंड नहीं है, 100 का मतलब है मैक्सिमम लिमिट। और ये जो 5 है ये स्टेप नहीं है, 5 का मतलब है नंबर, रैंडम नंबर कितने चाहिए। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैं कह रहा हूं कि 1 से 100 के बीच में मुझे 5 रैंडम नंबर जनरेट करके दो। तो जो रेंज है वो 1 से लेके 100 तक की है। इस रेंज के बीच में से मुझे आप 5 नंबर जनरेट करके दो, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए 1 मेरा लोएस्ट कह सकते हो, 100 मेरा हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर हो सकता है, 1 मेरा मिनिमम नंबर हो सकता है, और उसमें से मुझे 5 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारे 5 नंबर जो होंगे वो 1 से 100 के बीच में जनरेट होंगे, और ये रैंडम नंबर्स हैं, सीक्वेंस में नहीं है। आप जितनी बार इस फंक्शन को रन करेंगे, ये फंक्शन हर बार आपको अलग 5 नंबर जनरेट करके देगा, एंड वी कैन कीप दीज इन ए वेरिएबल एंड देन वी कैन यूज देम फर्दर। जैसे मैंने लिख दिया var1। तो अब इस arr1 में ये मेरे 5 नंबर्स जनरेट है। मैं 50 नंबर जनरेट करूं, मैं 100 नंबर जनरेट करूं, मैं 2000 नंबर जनरेट करूं, कितने भी, वो सब के सब 1 से 100 के बीच में रहेंगे। और इस तरीके से हम एक रेंज दे सकते हैं, और उस रेंज में मुझे कितने रैंडम नंबर चाहिए वो हम दे सकते हैं। तो पहले 2 पैरामीटर रेंज के लिए हैं, और तीसरा पैरामीटर है कि आपको कितने नंबर्स जनरेट करने हैं। क्लियर है ये? क्लियर है सर, लेकिन इसमें सिर्फ इंटीजर्स के लिए है ये, राइट? फ्लोट अगर फ्लोट के लिए भी है, वो अलग हुआ। फ्लोट के लिए भी है। यूनिफॉर्म करके फंक्शन होता है फ्लोट के लिए। अब आप कह रहे हैं कि 1 से 100 के बीच में आपको 5, 10, 50 नंबर्स चाहिए, लेकिन ये जो नंबर्स देगा, अब ये आपको फ्लोट नंबर्स देगा। फ्लोट के लिए फ्लोट नाम से फंक्शन नहीं है, यूनिफॉर्म करके फंक्शन है। ठीक है। Got it. एक और रैंडम नंबर जनरेट करने का फंक्शन है, एंड दैट इज रैंड फंक्शन। सो बेसिकली होता क्या है रैंड फंक्शन में, हम लोएस्ट और हाईएस्ट यानी कि लिमिट नहीं देते, यानी कि रेंज नहीं देते। यहाँ की जो रेंज होती है वो प्री डिफाइन होती है, एंड दैट इज ऑलवेज 0 to 1। सो वट एवर नंबर्स यू विल जनरेट, दे विल बी ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1। आप चाहे 10 नंबर जनरेट करें, चाहे आप 100 नंबर जनरेट करें, चाहे आप 200 जनरेट करें, चाहे आप 1000, जितने भी नंबर्स आप जनरेट करेंगे वो सारे के सारे नंबर आप देख सकते हैं 0 to 1 के बीच में ही रहेंगे। इसलिए यहां पे सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं 2 पैरामीटर देता हूं, तो आप इसको ऐसे ना समझें। अब ये 2 पैरामीटर का मतलब है, अब आप शेप बता रहे हैं अपने एरे की, ये एक 2D एरे की शेप है। तो यहां एरे की शेप दी जाती है, ना कि ये बताया जाता है कि मुझे कितने नंबर जनरेट करने। अगर मैं सिर्फ 5 लिखूंगा, तो 1D एरे की शेप का मतलब क्या होता है? अगर एक 1D एरे की हम शेप चेक करें, अगर उसमें 8 आया था, तो उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि उस 1D एरे में 8 वैल्यूज हैं, तो वो 8 वैल्यूज जनरेट करके देगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिखता हूं 2,3, तो इसका मतलब है हम बता रहे हैं 2D एरे की शेप। इसका मतलब हम बता रहे हैं कि 2 रो और हर रो में 3 कॉलम। आप देख सकते हैं। तो रैंड फंक्शन जो वैल्यूज देगा वो हमेशा मुझे 0 to 1 के बीच में देगा, जिससे मैं एक 1D एरे भी बना सकता हूं, जिससे मैं एक 2D एरे भी बना सकता हूं, और जिससे मैं एक 3D एरे भी बना सकता हूं। तो यहां पे रैंड फंक्शन में एरे की शेप दी जाती है, 1D, 2D और 3D। यहां पे हम ये नहीं बताते कि रेंज क्या रहेगी और कितने नंबर जनरेट करने, हम यहाँ शेप बताते हैं। इस तरीके से इसमें 3 पैरामीटर्स जाते हैं। क्लियर है? ये 3 फंक्शन है, रैंडेंट, यूनिफॉर्म और रैंड। क्लियर।
अब जैसे हमने एरे बनाया, ये जो एरे था हमारे पास में, सॉरी 1D एरे हमने बनाया, जैसे मैंने लिखा np डॉट प्रैक्टिस के लिए मैंने एक रैंडम से एक रैंडेंट फंक्शन का यूज करके मैंने कहा आप 1 से और 100 के बीच में मुझे 12 वैल्यूज जनरेट करके दो। तो आप देखेंगे ये एक एरे 1 है जिसमें 12 वैल्यूज हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एरे 1 का जो डायमेंशन रहेगा वो 1D रहेगा, क्योंकि रैंडेंट फंक्शन चाहे हो या यूनिफॉर्म हो, दोनों ही हमें 1D एरे रिटर्न करते हैं। लेकिन इस 1D एरे को हम 2D या 3D में रीसेप कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में एक रीसेप नाम का फंक्शन है। रीसेप फंक्शन के अंदर मैं सेप बताऊंगा इस 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट करने की, लेकिन वो एक पॉसिबल सेप होनी चाहिए। ये मुझे याद रखना पड़ेगा। पॉसिबल सेप से क्या मतलब है? पॉसिबल सेप से ये मतलब है मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं? 12 वैल्यूज हैं। अगर हम 12 वैल्यूज को 2D एरे में कन्वर्ट करें तो एक पॉसिबल शेप क्या हो सकती है? 3,4 या 4,3 या 6,2 या 2,6। लेकिन 5,4 एक पॉसिबल शेप 12 वैल्यूज के लिए नहीं हो सकती। 5,4 के लिए मेरे एरे के अंदर 20 वैल्यूज होनी चाहिए, ना कि 12 वैल्यूज होनी चाहिए। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 5,4 तो ये मुझे एरर देगा, कहेगा 12 वैल्यूज को हम रीसेप नहीं कर सकते एक 5,4 की शेप में, क्योंकि 5,4 के लिए मेरे पास 20 वैल्यूज होनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3,4, 4,3, 6,2, 2,6, जो कि एक पॉसिबल शेप है। मैं उसी में इसको रीसेप कर सकता हूँ। ये 2D एरे में कन्वर्ट हुआ। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में भी पॉसिबल ही शेप होनी चाहिए, ये बस आपको याद रखना है। तो मैं क्या रख सकता हूँ? 2,2,3 या 3,2,2, ऐसी कोई एक पॉसिबल शेप में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब दो मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स के अंदर दो रो और हर रो के अंदर तीन कॉलम। बट ये भी रैंडम ही होगी ना सर, मतलब नहीं, हर बार नंबर्स अगर तो हमें नंबर्स यहां से नम मिले एरे 1 से, करेक्ट हम नंबर उस फिक्स एरे है, का यूज कर रहे हैं, वैल्यूज तो फिक्स हो गई ना। वैल्यू फिक्स होगी, लेकिन मैं अगर इसको दोबारा चलाऊं इसी कमांड को तो ऊपर इनकी वाले पोजी को जब तक नहीं चलाएंगे इस वाले को, तब तक तो वैल्यूज में चेंजेस नहीं होने वाले। नहीं, लेकिन की जब पोजीशन रो रो और कॉलम की वैल्यू मतलब पोजीशन चेंज हो सकती है ना रीशेप में। मतलब मतलब जैसे 21 आपका 0 0 पोजीशन पे है, मैं हाँ, इसको दोबारा चलाऊं तो मे भी हो कितनी सकता बार है। भी चलाओ हर बार वही आएगा। ओके। भाई आप देखो वैल्यूज रैंडम मुझे कहां से मिली? इस 56 लाइन में जो हमारा रैंडेंट फंक्शन है वहां से। वो जो वैल्यूज मिली उनको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मैं इस वेरिएबल को कितनी बार भी प्रिंट करूं, कहीं भी यूज करूं, ये वैल्यू तो फिक्स हो गई ना हमें। हाँ जब ओके। तक मैं इस नंबर लाइन को दोबारा नहीं चलाता तब तक मुझे नई वैल्यूज नहीं मिलने वाली, यानी कि इनकी पोजीशन अभी के लिए तो फिक्स हो गई। तो मैं जितनी बार भी इसको रीसेप करूंगा 21 उसी जगह पे आके मिलेगा मुझे। हाँ बेसिकली ये फिर सीक्वेंस में चल रहा है ना, 21 8 78 ऑब्वियसली 73 सीक्वेंस राइट। में ही ओके चलेगा, ओके सीक्वेंस में ही चलेगा ना। ये पहली वैल्यूज हमारी जाएंगी ओके ठीक है। पहली रो में, फिर दूसरी, उसके बाद वाली दूसरी रो में, फिर आगे वाली तीसरी, ये तो सीक्वेंस में ही चलेगा। तो फिक्स आएगा रीसेप फिर तो तो फिक्स। सीक्वेंस में, सिर्फ रैंडेंट ही रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए है। हम्म रीसेप में रैंडम वैल्यूज नहीं जाती किसी भी इंडेक्स पे, वो तो अपने उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही जाती है, हम्म चाहे आप 2D में लेके जाएं चाहे आप 3D में लेके जाएं। अंडरस्टूड। सर जी बताइए। सर जहाँ पर आपने लिखा ना 1,100,12, ठीक है, हम्म एरे वन फंक्शन हम्म में। सर अगर सर यहाँ पर अगर 12 की जगह 14 नंबर हम देते हैं, ठीक है, हम्म तो फिर ऐसा वो मतलब सर उसमें 14 होगा तो मतलब एक डिजिट हमारा कम होगा अगर 3/3 की बात करते हैं मैट्रिक्स की। हम्म। तो क्या कोई ऐसी पॉसिबल शेप है जो हम 14 में बना सकते हैं? यस सर, और अगर फिर या फिर अगर ऐसा अगर फिर ऐसा फिर या तो कोई चीज फिक्स होगा सर, या तो फिर 2/2 के लिए करेंगे या तो 3/3 के लिए चलेगी। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा जी, होना चाहिए ना कि वो 14 शेप ले सके। राइट राइट सर। 2 to मतलब अगर मैं 7। इसको रीसेप करूं तो 3,4 तो जाएगा नहीं, नहीं, टू क्योंकि इज टू ये सेवन तो 7:2 दैट टू इज बाई ऑन। थ्री नो टू इज 7:2 हो सकता है यहाँ। टू 2/3 में 14 वैल्यूज तो होंगी क्या? नहीं नहीं होंगी नहीं ना। नहीं नहीं। उसका प्रोडक्ट ले लो, जो भी आएगा उस वैल्यू से मैच होना चाहिए राइट बिल्कुल 14। बिल्कुल।
14 4/4। 2 ले सकते हैं, 2 14, नहीं नहीं 4 2, 7 7 7 7 2। हाँ 7 2 सॉरी, 7 2 ले सकते हैं, 2 7 ले सकते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट होना चाहिए ऑब्वियसली, सिंपल सा है, सारी वैल्यूज का यूज होना चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ना कोई कम वैल्यू। राइट। तो अकॉर्डिंग मतलब जो भी हमारे पास जो वैल्यू होगा, जैसे ये आउटपुट हमारे पास जो भी आया वैल्यू का, उसके हिसाब से फिर हमको उस रीशेप को वहां पर नंबर देना होगा कि इस तरीके का वहां पर आप रीशेप करो। जैसे ये 2/7 की मैट्रिक्स हो गई, राइट सर? तो इसी 7 तरीके से कॉमा हमको 2 है, मतलब हाँ 7 रो, 7 हर कॉलम, रो में 2 कॉलम। 2 कॉलम। तो इसी तरीके से हमको मैट्रिक्स को वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल। जी। ओके सर, थैंक यू। एक और तरीके से हम इसी रीसेप फंक्शन को कॉल कर पाते हैं, एंड ये है कि जैसे एक तो भाई हम इसको ऐसे कॉल कर रहे हैं ARR 1 डॉट रीसेप, और फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4 3 या 3 4। इसको ऐसे भी लिखते हैं np डॉट रीसेप, लेकिन जब आप ARR 1 डॉट रीसेप लिख रहे हैं तो ARR 1 इज कनेक्टेड विद दिस रीसेप, लेकिन जब आप np डॉट रीसेप लिख रहे हैं तब फिर उसको नहीं पता ना आप कौन से एरे की बात कर रहे हैं, एरे 1 की, 2 की या 3। तब फिर इसमें एरे भी पास करना पड़ता है, तब फिर राइट पहले सर। एरे जाता है फिर सेप जाती है, and then we will pass array and then save. Save will be 4 3 या 3 4, and then also you will get the same answer. Save हम टुपल में पास करते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने एक 4 लिख दिया फिर कॉमा लगा के एक और 3 लिख। तो यहाँ एरे और सेव दोनों चीजें दे सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। एरे में से डेटा कैसे निकालते हैं? कंडीशन के बेसिस पे, एंड द सेम वे कंडीशन जैसे हम यहाँ एरे पे लगाएंगे वैसे ही कंडीशन हम आगे लेटर ऑन अपने रियल डेटा सेट पे लगाएंगे। तो मैंने कहा 1 से, नॉट 1 से, 100 से एंड 1000 के बीच की वैल्यूज 12 जनरेट करके दो। तो आप देखेंगे यहाँ मुझे थाउजेंड्स वैल्यूज मिलती हैं, सॉरी 100 से लेके 1000 के बीच में 12 वैल्यूज मिलती हैं। अब मुझे अगर इनमें से वैल्यूज को फिल्टर करना है कंडीशन के बेसिस पे, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। मान लो मैंने कहा मुझे वो सारी वैल्यू चाहिए जो 500 से स्मॉलर है। सो ये पहला जो एरे है, ये वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, 500 से। लेकिन किस में छोटी होनी चाहिए, एरे 1 में ही। इसलिए कंडीशन क्या होगी, एरे 1 लेस देन 500, और ये जो पहला एरे का नाम है वो वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए। एंड तब आप देखेंगे कि आपको वो वैल्यूज रिटर्न करके दे रहा है जो 500 से छोटी है। अगर मल्टीपल कंडीशंस लगाएं तो फिर हम कैसे लगा सकते हैं, फिर हम एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर का यूज करके। तो हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे, अगर मुझे एंड लगाना है तो एंड, या और लगाना है तो मैंने कहा 500 से छोटी होनी चाहिए एंड 300 से बड़ी होनी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन इज ARR 1 needs to be greater than 300, and then we will get the value in between 500 to 300। और इस तरीके से हम इस पर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। अब यहाँ डेटा साइंस में आपने देखा होगा पाइथन में आप एंड ऑपरेटर के लिए एंड कीवर्ड लिखते हैं और ऑपरेटर के लिए और कीवर्ड लिखते हैं। लेकिन यहाँ डेटा साइंस में जब हम नमपाई पे या पांडास पे काम करते हैं तो एंड ऑपरेटर के लिए अब हम %साइन का यूज करते हैं, और ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पे ये फाइन। पाइप सिंबल यूज करते हैं। टेक्निकल अगर आप जब प्योरली पाइथन में यूज कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर के लिए जो %साइन है वो बिटवाइज ऑपरेटर को डिनोट करता है। इसलिए पाइथन में एंड और एक प्री डिफाइन कीवर्ड है, और नॉट के लिए नॉट एक प्री डिफाइन कीवर्ड है। तो हम ये कीवर्ड्स यूज करते हैं ना कि उनके सिंबल्स। लेकिन नमपाई और जो आपका पांडास है वो इन साइन को सपोर्ट करता है, ना कि एंड और नॉट कीवर्ड को सपोर्ट, सॉरी ये कीवर्ड जो है उनको सपोर्ट करता है। इसलिए हम यहाँ पे एंड नहीं %साइन यूज करते हैं नमपाई एरे में और पांडास में। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम्म जैसे आपने एरे 1
को कंडीशंस मतलब विद कंडीशंस कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वहां से, राइट? हाँ तो हाँ, अपने एरे वन में वैल्यू चाहिए, और कौन सी वैल्यू चाहिए? जो एरे वन की 500 से लेस देन वैल्यू, एरे राइट? वन में से ही जो 500 हाँ। से छोटी हो, लेकिन इसलिए। यहाँ पे क्या, मैं एरे टू से एरे टू की कोई वैल्यूज जो 500 से लेस है हम्म, निकाल के उसको एरे वन में पास कर सकता हूँ, और एरे वन मैंने अभी डिफाइन किया है एज ए न्यू वेरिएबल। इज इट नहीं नहीं, पॉसिबल? नहीं। नहीं पॉसिबल है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे होता क्या है अमित, इसको अगर हम ब्रेकआउट करने की कोशिश करें, तो जब हम लिख रहे हैं एरे वन लेस देन 500, तो आप देखेंगे ये रिटर्न कर रहा है एक एरे मुझे। उस एरे में कुछ वैल्यूज के लिए फॉल्स आया, कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू आया। दैट मीन्स द वैल्यू विच इज स्मॉलर देन, आप कह सकते हैं 500 is true, the value which is greater than 500 I'm getting false for that. So when I am doing the selection of the values from array 1, तो ये क्या कर रहा है, जिन वैल्यूज के लिए ट्रू। ट्रू आया है वो सेलेक्ट रिटर्न करके देगा, जिनके लिए फॉल्स आया वो रिटर्न करके नहीं देगा। अब अगर मैं इस एरे को पास करता हूं एरे 2 में, तो एक तो हमें पहला कंडीशन ये होगा कि भाई एरे 2 की शेप यही होनी चाहिए। अगर अलग शेप हुई तो ये एरे 2 पे काम नहीं करेगा। दूसरा क्या होगा कि एरे 2 में वो ये नहीं चेक करेगा कि अब जो थर्ड वाली वैल्यू है वो छोटी या बड़ी है 500 से, वो तो ट्रू और फॉल्स देखेगा। हम्म। अब उसे जैसे यहाँ ट्रू मिलेगा वो तीसरी वैल्यू का आपको रिटर्न करके देगा, अब चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, चाहे वो 5000 ही क्यों ना हो। इसलिए ये कोई, मतलब इसका कोई यूज केस बनेगा नहीं एग्जैक्टली देखा जाए तो। हाँ नहीं, ठीक है। आई थिंक दिस मेक सेंस कि ये एक्चुअली वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ये उनका हाँ, और मतलब ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स रिटर्न फॉल्स कर रिटर्न कर रहा है, फिर रहा उस है। ट्रू फॉल्स के बेसिस पे वो उसमें से वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है। वो तो दैट्स इंडेक्सिंग पे हाउ, वो उठाएगा उसकी फिर बेसिकली। उसकी इंडेक्सिंग जिसके लिए ट्रू होगा वो आपको रिटर्न होगा, जिसके लिए फॉल्स होगा उसके लिए वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। गॉट इट। वो एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। सो ब्रॉडकास्टिंग क्या बताता है हमें, ब्रॉडकास्टिंग हमें ये बताता है कि दो डिफरेंट शेप के नंपाई एरे आपस में कैसे ब्रॉडकास्ट करेंगे, यानी कि दो डिफरेंट शेप के एरे में हम कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो फॉर नाउ अगर मेरे पास एक 1D एरे है और इसमें चार वैल्यूज हैं, सपोज करते हैं 2,3,4,5 या 6 कुछ भी। एक नंपाई एरे है एरे 2, और इसकी जो वैल्यूज हैं, इस नंपाई एरे में जो वैल्यूज हैं वो 3 हैं, सपोज करते हैं 1,6,8। तो ये दोनों डिफरेंट शेप के एरे हुए, सेम शेप एरे नहीं हुए। तो अगर मैं इनके बीच में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो ये मुझे एरर देगा। ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद द शेप ऑफ 4,3। तो जब हम 1D एरे पे काम कर रहे हैं और अगर ये 1D एरे की शेप सेम नहीं है, डिफरेंट सेम है, तब फिर हम इन दोनों एरे को आपस में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। दो एरे के बीच में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, 1D एरे की अभी बात कर रहे हैं, उन दोनों के लिए एरे की शेप का होना सेम जरूरी है, तभी हम उनके बीच में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उनकी शेप सेम नहीं है तो हम उनके बीच में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये हमें याद रखना है 1D एरे के लिए। सो यहाँ पे मैंने फिर से दो एरे लिए हैं, लेकिन इनकी शेप फिर से अलग है।
and they okay. अरे मैंने एरे टू को एरे टू से मल्टीप्लाई कर दिया, आई एम सॉरी, मैं कह रहा कैसे काम कर रहा है। ओके, सो हम देख सकते हैं ये शेप में काम नहीं करेगा, लेकिन ये कैसे काम कर सकता है? अगर मेरे पास में ऐसे ही एरे है, लेकिन ये जो दूसरा वाला एरे है इसमें सिर्फ एक ही रो है, and that row contain 3 values only. And now if I will try to do ARR1 into ARR2, then आप देख सकते हैं कि मैं ऑपरेशन कर पा रहा हूँ। अब ऑपरेशन कैसे हो रहा है? 4 into 1, 5 into 2, 6 into 3, 4 into 4, 5 into 5 and 6 into 6. That's how it is working now. अगर 2 by 2 होगा, मतलब एक और इसमें रो होगी तो भी काम करेगा, लेकिन सिर्फ एक रो होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी बाकी की सब रो से, या जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो होगा बाकी के सब रो के साथ में। लेकिन फिर वहां हर रो में उतनी ही वैल्यूज होनी चाहिए जितना के ऊपर है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 2 रो हैं और यहाँ पे 3 रो हैं, तो फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा 2D के केस में। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसमें एरे टू इंटू एरे वन करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा या चेंज होगा? ओके, सेम आ रहा है, मतलब वो इसमें। सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो एरे के बीच में सेव का होना जरूरी है, सेम सेव का। और यही हमें कौन बताता है? ब्रॉडकास्टिंग बताता है। ठीक है। ठीक है। ओके सर। ओके, तो आज के लिए हम इसको यहीं छोड़ते हैं। मैं कंटेंट अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। देखते हैं, एक दो और ज्वाइन होता है कल तो फिर बात करते हैं, एंड फिर हम कंटिन्यू आगे और करेंगे। तो बेसिकली ब्रेक तो नहीं होने वाला, हम तो कंटिन्यू रहेंगे ही। देखते हम्म। हैं बाकी लोग ज्वाइन कर पाए तो। ठीक है, ताकि थोड़ा और इंटरेक्टिव सेशन रहे, बाकी के लोगों के और क्वेश्चंस आ सके। ठीक ओके, है सर। कल मिलते हैं ओके। सुबह सेम टाइम पे। थैंक ओके। यू सो ओके। मच। ओके, बाय। थैंक यू, बाय। बाय। ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।